गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। तो अपन लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करना था, जिसमें ये तीन प्रॉपर्टी तो बहुत ही बेसिक थी जो जो डिस्प्ले हो रही है। ये तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना, दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट इन एनी रो और कॉलम आर जीरो देन वैल्यू बिकम्स जीरो। क्योंकि जो डिटर्मिनेंट की जो रो में सारे एलिमेंट जीरो है, जैसे मान लो ऐसा आ जाए 2 3 1 0 5 या 0 0 0 ऐसा कुछ आ गया मान लो, एंड यहाँ पर कुछ भी हो 6 4 8 ऐसा कुछ है मान लो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये एलिमेंट क्या है और ये एलिमेंट क्या है, वैल्यू जीरो ही आएगी। चाहे आप उसको किसी भी रो से एक्सपांड करो या किसी भी कॉलम से एक्सपांड करो, वैल्यू जीरो आएगी। सबसे ट्रिवियल तो यही है कि आप रो 2 से ही एक्सपांड कर दो, तो तीनों एलिमेंट जीरो हैं, को फैक्टर कुछ भी होंगे, जीरो टाइम्स को फैक्टर जीरो होगा तो समेशन जीरो होगा। बट अगर आप किसी दूसरी रो से भी करते हो, जैसे अगर इस वाली रो से एक्सपांड करते हो, तब क्या होगा, तब एलिमेंट तो नॉन जीरो है बट को फैक्टर सारे जीरो हो जाएंगे, C31 C32 C33। इस रो से एक्सपांड करोगे तो को फैक्टर सारे जीरो हो जाएंगे। जब आप किसी कॉलम से एक्सपांड करोगे तो जो एलिमेंट नॉन जीरो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला को फैक्टर जीरो हो जाएगा, और जो को फैक्टर नॉन जीरो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट जीरो है, तो मिला जुला करके समेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर एंड इंक्रीज ऑफ ऑर्डर। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मान लो कि एक डिटर्मिनेंट ऐसा है, ऐसा 2/2 का डिटर्मिनेंट या 3/3 का डिटर्मिनेंट है सपोज करो, और उस डिटर्मिनेंट में एक एलिमेंट को छोड़ के कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट वन एलिमेंट, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है और ये 0 है, ये 0 है, और इधर कुछ भी हो जाए x y z एंड p q r, तो इस डिटर्मिनेंट को हम एक लेस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है अगर ये 0 है तो इसी फर्स्ट रो से ही अगर एक्सपांड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक माइनर में रिड्यूस हो जाएगा। माइनर का ऑर्डर जो होता है वो डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है, तो दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस। ये वाला 3/3 है और ये वाला 2/2 है। अनलाइक द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में हम क्या बोलते थे कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो। यहाँ पर डिटर्मिनेंट में अगर दो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम है, तो इक्वल होंगे ही होंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर डिटर्मिनेंट के बारे में सोचो तो एक नंबर है, और ये एक नंबर, अगर एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो उसको इक्वल होने के लिए ऑर्डर या एलिमेंट की जरूरत नहीं है। अगर नंबर इक्वल है तो इक्वल है, तो दो डिफरेंट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सेम आ सकती है। एक 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक 2/2 या एक 1/1 डिटर्मिनेंट के इक्वल आ सकती है। तो यहाँ पर ऑर्डर और एलिमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट यू एक्सपांड एंड इफ द वैल्यू इज सेम द डिटर्मिनेंट्स आर सेड टू बी सेम। तो ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट है, मतलब ऑर्डर को ऐसा आप कम भी कर सकते हैं और ऑर्डर को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर है, क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सर। तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि ये तो आपको पहले ही पता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू या डायगोनल मैट्रिक्स की या स्केलर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी की वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज एलिमेंट्री हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पर, या एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी इस डिटर्मिनेंट की, a इंटू बी इंटू सी, चाहे आप जैसे एक्सपेंड करो। अच्छा जी, जब कोई डिटर्मिनेंट को हम, अभी ये तीन प्रॉपर्टी से एक बात तो सीख ही लेते हैं कि जब कोई डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंशन शैल बी परफॉर्म्ड अलोंग अ पर्टिकुलर रो और कॉलम विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ये कोई रूल नहीं है, आप किसी भी रो से एक्सपैंड करोगे तो आंसर तो वही आएगा,
लेकिन जिसमें ज्यादा एलिमेंट जीरो होंगे उस रो या कॉलम से अगर एक्सपेंड करोगे तो आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये थंब रूल है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज हैं उधर से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इन ऑर्डर दैट अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर, ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना है तो उसके डायगोनल एंट्रीज में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको हमेशा हमेशा दिमाग में रखनी है, हमेशा। जैसे अगर मैं जब भी ऐसा कोई डिटर्मिनेंट आए, जिसमें आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 6। अब इसका एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन के लिए तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए जिसमें सेकंड कॉलम। तो कॉलम 2 से एक्सपेंड करेंगे तो अपने आप आंसर सीधे एक ही बार में आ जाएगा। 7 टाइम्स ये 7 हो गया, और इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसका कोफैक्टर होगा नेगेटिव ऑफ 30 -4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलो? 7 मल्टीप्लाइड बाय -26, ये वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव ऑफ कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर ये है, इसको इवैल्यूएट करो तो इसका आंसर क्लियर दिख रहा है? वर्बली आंसर बोलो। -96 या +96? सर +9। हाँ, अब यहाँ पर तुम्हारा रिस्पांस स्लो है। इतना अलर्ट और इतना फास्ट होना चाहिए कि इस तरह का केस का आंसर जो है एकदम, जैसे मैं बोलूं, इंस्टेंट आंसर। -2 इंटू, पहले तो सीधे कोफैक्टर जाए, 56 -8 तो -48 हो गया। ये 48 है बट कोफैक्टर -48 होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 96 हो गया। इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो। In order to evaluate this determinant, how do you think to be convenient? क्या इसमें एक्सपैंड करने की जरूरत है? बिना एक्सपेंशन के आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, अगर एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है और उसकी कोई दो रो आइडेंटिकल है तो उन दोनों रो से जो कोफैक्टर्स फॉर्म होते हैं वो उनकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे अगर मैं सेकंड नॉन आइडेंटिकल रो को देखूं, कौन सा? रो 2 के जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर्स क्या आएंगे? इफ यू एक्सपैंड अलोंग सेकंड रो, तो इसके कोफैक्टर्स क्या आएंगे? तो बिकॉज ये रो और ये रो, ये दोनों रो बिल्कुल आइडेंटिकल एलिमेंट वाली रो है, तो इसमें C21 क्या आएगा? C21 0 आएगा, C22 भी 0 आएगा, और C23 भी 0 आएगा। तो सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। आगे इसको हम प्रूफ भी कर देंगे वेरियस तरीके से। तो आइडेंटिकल रो या आइडेंटिकल कॉलम वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। नाउ गो टू द प्रॉपर्टी 4। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी says that if all the rows of determinant are interchanged with the corresponding column, the value of determinant doesn't change. मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट है 3/3 जिसके एलिमेंट है A B C एंड D E F एंड LMN, इस डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू होगी सब। वो वैल्यू अगर हम निकालना चाहें ना, मान लो हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, तो वो वैल्यू हम लिख भी सकते हैं। जरा देखते हैं आप कितने जल्दी लिखते हैं। A टाइम्स, मैं अभी उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, कोफैक्टर को कोफैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो EN - MF
एंड प्लस बी टाइम्स कोफैक्टर क्या आएगा बी का, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा एल एफ माइनस डी एन, उल्टा हो जाएगा ना, डी एन माइनस एल एफ का नेगेटिव, तो एल एफ माइनस डी एन एंड प्लस सी टाइम्स क्या आएगा, प्लस सी टाइम्स डी एम माइनस ई, हाँ जी, सी टाइम्स डी एम माइनस ई एल। अब बोल रहे हैं क्या कि इफ ऑल द रोज आर इंटरचेंज्ड विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, द रोज आर इंटरचेंज विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिखें आर इंटरचेंज, ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन ये है, रो कॉलम इंटरचेंज, आर इज इंटरचेंज विद सी। अगर मैंने ये सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज कर रहे हैं, या ऐसा बोलो कि ये डिटर्मिनेंट को अगर आप बोल रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अब हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ये आएगा भाई, ए फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, एल एम एन। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बोल रहे हैं ये वैल्यू वही आएगी जो पहले आई, मतलब ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। हाउ डू आई शो इट दैट यस वही वैल्यू आएगी, उसको शो करने के लिए देखो, बिकॉज हमें पता है कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम रो से करें या कॉलम से करें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं यहां पर, तो ये आंसर आया। यही वैल्यू हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, क्योंकि जो वहां रो थी अब वहां कॉलम हो गई। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करो, क्या आएगा बताओ, ए टाइम्स ए का कोफैक्टर क्या आएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, तो वही ई एन माइनस एफ एम, क्योंकि कोफैक्टर हमेशा दूसरी रिमेनिंग दो रो से आता है, इसका कोफैक्टर रिमेनिंग दो कॉलम से आएगा, तो जो यहाँ रोज थी वही तो ये कॉलम है, तो कोफैक्टर वही आएंगे। प्लस बी टाइम्स क्या आएगा, डी एन माइनस एफ एल का नेगेटिव, तो वही आ जाएगा एल एफ माइनस, हाँ एल एफ माइनस डी एन आ जाएगा, मतलब यू विल गेट द सेम सी टाइम्स डी एम माइनस ई एल। और बिकॉज रो या कॉलम से एक्सपेंड करने से फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एक्सपेंशन R1 के अलॉन्ग हुआ और ये एक्सपेंशन C1 के अलॉन्ग हुआ, तो आपने दिखाया कि दोनों वैल्यू सेम है। इससे आपने कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट करी, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A will always remain same as determinant of A transpose. तो by taking transpose the determinant will not change. याद रहेगा ये, जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 4 2 6 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस डिटर्मिनेंट की क्या आएगा, ये 4 8 जा 32 माइनस 12 20। अब अगर ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा 4 2 6 8 एंड द वैल्यू रिमेन सेम, 4 8 जा 32 माइनस 12 20। तो ट्रांसपोज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। चौथी प्रॉपर्टी याद रहेगी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी बोलती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट डाउन, if every element of a row or column of determinant is multiplied by a number lambda, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के सारे एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लैम्डा टाइम्स हो जाएगी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स हो जाएगी। और इसको भी प्रूफ करने में कोई मेजर इश्यू नहीं है। इश्यू क्यों नहीं है, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा और उसके एलिमेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड एंड डी ई एफ, ठीक है जी। मान लिया इसकी वैल्यू लैम्डा है, डेल्टा है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, वो बी मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स के ही
कोई एक रो के एलिमेंट, मान लो हमने सेकेंड रो के एलिमेंट को चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, लैम्डा टाइम्स एक्स कर दिया, लैम्डा टाइम्स वाई कर दिया, लैम्डा टाइम्स जेड कर दिया। मींस वी हैव केप्ट द फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, एंड थर्ड रो के सारे एलिमेंट में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ए मैट्रिक्स नहीं है, इट इज अ डिफरेंट मैट्रिक्स। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मैट्रिसेस आर दैट first and third rows are identical and the second row elements are changed. They are, how does they are changed? They are multiplied by each element of the second row are multiplied by lambda and you got another matrix. तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा के साथ कैसे रिलेटेड है ये बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट बी जो होगा वो लैम्डा इंटू डेल्टा होगा। आप बोलोगे क्यों? तो मैं बोलूंगा भैया ऐसा है कि चलो इसको हम एक्सपांड करते हैं। किससे एक्सपैंड? अलोंग दोनों मैट्रिसेस को या दोनों डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो R2 से, हाँ, सो सेकेंड रो से एक्सपैंड करो। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा डेल्टा की वैल्यू आएगी जी x टाइम्स C21 प्लस y टाइम्स C22 प्लस z टाइम्स C23। C21, C22, C23 सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स हैं। There is no problem at all in assuming or in realizing that the cofactors of the second row will be same for both the matrices. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। क्यों? Yes, sir. सर वो तो ना बदले, वो एलिमेंट्स तो ना बदले। हाँ, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रो तो चेंज हुई नहीं है और किसी भी रो के कोफैक्टर रिमेनिंग दो रोज के एलिमेंट और उनकी पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो बिकॉज फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है इसलिए कोफैक्टर सेकंड रो के जो यहाँ आएंगे वही यहाँ आएंगे। अब ये वाला डिटर्मिनेंट बी की बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट बी क्या आ रहा है तुम्हारा? तो सेकंड रो से ही एक्सपेंड करो तो क्या आएगा? लैम्डा एक्स C21 प्लस लैम्डा वाई C22 प्लस लैम्डा जेड C23। तो लैम्डा कॉमन ले लो तो क्या आया? लैम्डा टाइम्स वही आ गया ना, ये वाला, ये पूरा डेल्टा। तो यहां से दो बातें समझ में आती। एक कि अगर कोई एक रो का एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू लैम्डा टाइम्स हो जाएगी। या इसी का उल्टा सोचो कि किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते समय अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट में कोई कॉमन फैक्टर है तो वो फैक्टर को आप बाहर निकाल सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि ये चीज ऐसी नजर आ रही है? लैम्डा टाइम्स ABC XYZ एंड DEF, तो ये लैम्डा बाहर नहीं आ गया? यस सर। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में ये बड़ा पिक्यूलियर सा फर्क है। मैट्रिक्स में लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लैम्डा सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है और मैट्रिक्स में से लैम्डा कॉमन लेंगे तो वो लैम्डा या कांस्टेंट स्केलर जो कॉमन फैक्टर अगर सारे एलिमेंट में कॉमन फैक्टर है तो वो बाहर जाता है। जैसे अगर मैट्रिक्स होता था, जैसे एक मैट्रिक्स है 4 6 8 2 0 10 एंड 2 2 2। अब ये मैट्रिक्स ए है तो इसमें से अगर 2 कॉमन लोगे तो ऐसा आएगा, इट इज 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? 2 बोलो 3 4 1 0 5 एंड 1 1 1। मतलब 2 मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, कॉमन लिया तो सारे एलिमेंट से कॉमन लिया। ये हुआ मैट्रिसेस के लिए। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाई करें तो वो लैम्डा किसी एक रो के एलिमेंट या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉमन लेंगे तो किसी एक रो से कॉमन लेंगे या किसी एक कॉलम से। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर लैम्डा सारे एलिमेंट में है तब क्या होगा जी? मान लो ऐसा है कि ऐसा है लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा जेड, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ। अब ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान देना। जब मैं ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये डिटर्मिनेंट है, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं तो मैट्रिक्स है। और यही तो फर्क है, दोनों को समझना। ये नंबर है और ये एक अरेंजमेंट है। तो अब बताओ कि इसमें से लैम्डा अगर फर्स्ट रो से कॉमन लोगे आ जाएगा, सेकंड से कॉमन लोगे आ जाएगा, थर्ड से कॉमन लोगे आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लैम्डा 3 बार कॉमन आएगा, लैम्डा क्यूब टाइम्स क्या आएगा?
A B C X Y Z D E F। तो डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट फैक्टर कॉमन आता है रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, और मैट्रिसेस में कांस्टेंट फैक्टर कॉमन आता है फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई होता है टू ऑल एलिमेंट। डिटर्मिनेंट में कॉमन आएगा रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम, और मल्टीप्लाई भी होगा इन अ पर्टिकुलर रो और इन अ पर्टिकुलर कॉलम। इज दैट ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी बहुत क्रूशियल है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम हैव अ फैक्टर कॉमन देन इट कैन बी फैक्टर्ड आउट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। अभी जो प्रॉपर्टीज है जस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं। अभी एक्सपेंशन में ये सारी प्रॉपर्टीज का कंट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चन करते समय, बट अभी भी हम एक्सपेंशन सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो लेट्स गो टू अदर प्रॉपर्टीज एज वेल। उससे पहले मैं अगर ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि ये एक डिटर्मिनेंट है, उसको इवैल्यूएट करो बिना एक्सपांड किए हुए, मतलब विदाउट गोइंग थ्रू कंप्लीट एक्सपेंशन। जो प्रॉपर्टीज आपने सीखी उसके बेसिस पर, मतलब फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज में जो जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए उनका इस्तेमाल करके क्या इस एक्सपेंशन कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन। सुकृत ने बोला 0। क्या किया बेटा? सर वो ऊपर और नीचे Third वाले row. रो में से 2 और 4 कॉमन लेके। हाँ, Yes. अगर आप थर्ड रो के एलिमेंट से 2 कॉमन ले लो तो 2 4 6, देन यू विल सी दैट फर्स्ट एंड थर्ड रो बिकम आइडेंटिकल, और 2 रो आइडेंटिकल हो गई, मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे? 0। और ना भी कॉमन लो ना तो भी आप बोल सकते हो कि सेकेंड रो के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर क्या है? 0। 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 12 4 जा 48, 8 6 जा 48, 2 into 12 24, 4 into 6 24। तो all the cofactor of the middle row, second row are 0, therefore value 0। या बोलो कि taking 2 common from the third row, the row 1 and row 3 become identical, and if a determinant has 2 identical rows then value 0 हो जाएगी। पीछे आपने देखा था डिस्कशन में। अगला इसका, ये तो सीधे ही है कि बिकॉज रो 2 एंड रो 3 आइडेंटिकल, तो फर्स्ट रो के सारे कोफैक्टर क्या हो गए? 0, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी क्या है? फटाफट मेंशन करिए। इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम, अगर किसी डिटर्मिनेंट के, अब ऑर्डर कुछ भी हो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज करो, कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके एलिमेंट को इंटरचेंज करो, रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होती है। मान लो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ रही है, तो कोई 2 रो को इंटरचेंज कर दो आपस में, या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो ऐसा करने से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 ही रहेगी, साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होगा कि आपने देखा ना कि अल्टरनेट रो में जाओ तो साइन स्कीम डिफरेंट है। पहले रो में प्लस माइनस प्लस है, तो दूसरे में माइनस प्लस माइनस है, फिर तीसरे में प्लस माइनस प्लस है। तो जब आप एलिमेंट को स्वाइप करते हैं तो या तो एलिमेंट की पोजीशन में कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कोफैक्टर्स अपना साइन रिवर्स कर देंगे, एलिमेंट तो वही रहेंगे बट कोफैक्टर्स का साइन कॉरेस्पॉन्डिंगली नेगेटिव हो जाता है, और बिकॉज सारे कोफैक्टर का साइन नेगेटिव हो जाता है इसलिए वैल्यू चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं चेंज होती है बट साइन अपोजिट हो जाता है। तो इसको कंप्लीटली लिख लो, that if any 2 row or any 2 column of determinant are interchanged, the determinant retains its absolute value but changes its sign। जैसे ये, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? अरे फर्स्ट रो से या किसी भी एक रो से एक्सपेंड कर दो, तो 1 multiplied by 15 minus 4 11 and 2 multiplied by 10 minus 3 7 का नेगेटिव -7,
तो -7 इंटू 2 -14 और +11, -14 + 11 कितना है 3 या -3। और अगर आप इसका R1 R2 इंटरचेंज कर देंगे तब क्या होगा, ये आया। तो इस वाले पहले वाले की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की Δ1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -3। हेलो 11 -14। सेकंड की वैल्यू निकालो, सेकंड की वैल्यू निकालो फटाफट जल्दी से। तो इसमें भी मैं प्रेफर करूंगा, यहीं से एक्सपेंड कर दिया मैंने, यहीं से क्या लिखा, 2 × 10 - 3 7 and 1 × इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 15 - 4 11, तो -11। Yes. तो आपने जस्ट देखा ना कि इसको अगर पूरा लिखो तो ये वाला था तुम्हारा 1 × क्या था, 1 × 11 और +2 × क्या था, -7। यहां पर जस्ट देखो एलिमेंट तो वही है, लेकिन 2 का कोफैक्टर जहां -7 आ रहा था ये 7 आ गया, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 11 आ रहा था, -11 आ गया, बिकॉज कोफैक्टर्स ने अपना साइन रिवर्स कर दिया, इसलिए वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो आंसर यहाँ पर पहले -3 आ रहा था, अब 3 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी समझ में आनी चाहिए, और उसका कारण, उसका जो रीजन है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी बात बनेगी। प्रॉपर्टी 6 के बाद आते हैं प्रॉपर्टी 7। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ एनी ऑफ इट्स रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर इसके कोई भी दो रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या करें, तो इसका देखो बड़ा सिंपल सा अच्छा सा प्रूफ देखो। एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट मैंने लिख दिया कुछ ऐसा है कि A B C X Y Z U V W, ये डेल्टा है। अच्छा जी, जब मैंने बोला कि लेट अस इंटरचेंज, इसके अंदर में, हाँ UVW नहीं बोल रहे क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन विच 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल, तो मान लो 2 रो आइडेंटिकल कर देते हैं, यहां भी ABC लिख देते हैं। तो R1 इज आइडेंटिकल विद R3। तो मैंने बोला कि लेट्स इंटरचेंज R1 एंड R3। अगर मैं R1 फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करूंगा, विल देयर बी एनी चेंज? फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करने पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो, आपको वही डिटर्मिनेंट फिर से मिलेगा। तो वही डिटर्मिनेंट फिर से, मतलब मैट्रिक्स चेंज ही नहीं हुआ। अगर मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो अनडाउटेडली ये वैल्यू भी डेल्टा होगी। बट प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी 6 बोलती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू नेगेटिव हो जानी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? इसका मतलब है कि यूजिंग प्रॉपर्टी 6 क्या आर्ग्यूमेंट आएगा? यूजिंग प्रॉपर्टी 6 आई कैन से दैट डेल्टा, जो कि हमें दिख रहा है कि वैल्यू तो सेम है क्योंकि डिटर्मिनेंट ही नहीं चेंज हुआ, शुड बी इक्वल टू -डेल्टा। और डेल्टा अगर -डेल्टा के इक्वल है, इसका मतलब है 2 डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इसका मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू 0। कोई नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल कब होती है? जब उसकी वैल्यू 0 हो। तो ये उसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ हो गया। 2 प्रूफ आपके सामने आ गए। एक प्रूफ तो ये आ गया कि भाई अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो तीसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करो तो तीसरी रो के सारे कोफैक्टर 0 होंगे, इसलिए वैल्यू 0। x × 0 + y × 0 + z × 0 करके आंसर 0 आएगा। और दूसरा तरीका मैंने कॉन्सेप्ट से बोला कि जो 2 रो आइडेंटिकल है उन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो बाय प्रॉपर्टी 6 द वैल्यू नेगेटिव हो जानी चाहिए। बट बिकॉज आइडेंटिकल रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स नहीं चेंज हुआ, तो डिटर्मिनेंट भी नहीं चेंज होगा। सेम मैट्रिक्स विल हैव सेम डिटर्मिनेंट एंड दिस लिए वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए डेल्टा की वैल्यू -डेल्टा के इक्वल होनी चाहिए, इसलिए 2 डेल्टा 0 होना चाहिए, इसलिए डेल्टा 0 होना चाहिए। आई होप ऑल दीज 7 प्रॉपर्टीज आर ओके। Yes, sir. सर
हाँ सर, यस बोलो। एक बार सर ये प्रॉपर्टी 6 से बता दोगे, तो थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 6 प्रॉपर्टी में सिर्फ ये बताया गया कि जैसे ऐसे समझो आप ए बी और एक्स वाई, ठीक है, ये 2 रोज है डेल्टा में। तो अगर मैं फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको एक्सपैंड करता हूं तो क्या मिलेगा तुमको? एलिमेंट है ए और को फैक्टर है वाई, प्लस एलिमेंट है बी और को फैक्टर है माइनस -x। एक्स। अच्छा, अब मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि इसका R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। अब बन गया तुम्हारा x y और a b। अब अगर मैं सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करूं इसी को, है ना, क्योंकि एलिमेंट तो अब फर्स्ट वाला एलिमेंट अब सेकंड में चलेगा, तो सेकंड से एक्सपांड करो अगर, तो यही एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन, ये तो डेल्टा 1 है और ये मान लो डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ रही है वो देखो, डेल्टा 2 की वैल्यू आ रही है a इंटू कोफैक्टर क्या है? -y। हाँ, तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव है तो -y आएगा, और b इंटू x। x आएगा। मतलब हो क्या रहा है, जब आप रो को इंटरचेंज करते हो तो एलिमेंट तो जो फर्स्ट रो में है वो अब सेकंड में चले गए या थर्ड में चले गए, तो एलिमेंट तो वही रहेंगे, लेकिन उस पोजीशन पर जब कोफैक्टर को देखोगे तो उन एलिमेंट के कोफैक्टर, जैसे यहाँ पर a का कोफैक्टर y था जबकि यहाँ का a का कोफैक्टर नेगेटिव y हो गया, b का कोफैक्टर -1 था, -x था, यहाँ पर b का x हो गया, मतलब दोनों कोफैक्टर्स ने अपना साइन रिवर्स कर लिया। एलिमेंट वही रहे बट कोफैक्टर्स ने अपना साइन रिवर्स कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट सारे नेगेटिव हो जाएंगे। जो पहले प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट आ रहा था अब उसका नेगेटिव आ गया, -bx का +bx हो गया, इसलिए वैल्यू डेल्टा 2 क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ डेल्टा 1 हो जाएगी। ठीक है सर। प्रॉपर्टी 8 पे चलिए। 10 प्रॉपर्टी है, 10 के बाद में आप कुछ भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो आप जाएंगे प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 से पहले एक ये क्वेश्चन है, जरा जल्दी से करके बताओ तो। मतलब मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, उसको ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेशन लगाया मैंने। जितनी प्रॉपर्टी अभी तक बताई उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू AD - BC है और इसकी वैल्यू भी AD - BC है, वैल्यू नहीं चेंज हुई है ना, वैल्यू नहीं चेंज हुई। ये वैल्यू डेल्टा है तो ये वैल्यू भी डेल्टा है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया? तो यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट अब कहाँ नजर आ रहे हैं? सेकेंड रो में। सेकेंड रो के एलिमेंट फर्स्ट रो में, तो एक बार तो रो इंटरचेंज हुई होगी कि नहीं? यस सर। तो T1 ट्रांसफॉर्मेशन है R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, लेकिन जब रो इंटरचेंज करोगे तो ये ऐसा बनेगा C D A B, बट ये तो अलग है। अब यहां से ये कैसे बना? तो अब आप फिर से देखो, ये CA है फर्स्ट कॉलम में, जबकि यहां से ये सेकंड कॉलम में है, तो कॉलम भी इंटरचेंज हुआ। तो 2 रोज आर इंटरचेंज एंड 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज। 2 रो को इंटरचेंज करेंगे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, 2 कॉलम का इंटरचेंज करेंगे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस डेल्टा है और इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ माइनस डेल्टा, तो वापस फिर से डेल्टा आ गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से एक बात सीखने वाली है कि अगर 2/2 के डिटर्मिनेंट में इसमें और इसमें क्या लिंक है, देखो, ए डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा, और इधर वाले डायगोनल एलिमेंट को भी आपस में इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अगर आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट का एलिमेंट को डायगोनली इंटरचेंज करना है, 2/2 की बात कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज रो एंड कॉलम। 2 रो को इंटरचेंज कर दो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ट्रांसपोज करने पर नहीं होगा, ट्रांसपोज करने पर रो कॉलम बनता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ट्रांसपोज करने पर सिर्फ
अगर मैं यहीं पर ट्रांसपोज लेता, रो कॉलम इंटरचेंज जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये और ये सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, तो सिर्फ ऑफ डायगोनल इंटरचेंज होगा, प्रिंसिपल डायगोनल सेम रहेगा। अगर आप दोनों डायगोनल इंटरचेंज करना चाहते हो तो R1 R2 इंटरचेंज करो, C1 C2 इंटरचेंज करो। आगे चलो, ये इसमें क्या ऑपरेशन हुआ बताओ, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज, तो R इंटरचेंज विद C। तो आपको पता ही है कि रो कॉलम इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर हमने दो ऑपरेशन लगाए, दोनों ऑपरेशन में वैल्यू चेंज होती है, लेकिन दोनों ऑपरेशन की वैल्यू चेंज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है। पहले ऑपरेशन से नेगेटिव हो गया, फिर दूसरे से उस नेगेटिव का फिर से नेगेटिव हो गया, तो वापस वही आ गया। अब यहाँ क्या किया गया बोलो, तो डी सी बी ये अपनी जगह पर है, सिर्फ कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो यहाँ पर डी बी है, यहाँ पर 3D 3B है, तो पहले तो आप बोलोगे कि R1 इज रिप्लेस्ड बाय 3R1, यही किया गया होगा ना। लेकिन आपको पता है कि अगर किसी रो के एलिमेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यहां से पहले ऐसा करने से ये बना, ऐसा बन गया होगा 3D एंड 3B एंड C एंड A, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 डेल्टा, बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. 3 डेल्टा आई, तो 3 डेल्टा आई तो वैल्यू 3 गुना हो गई। अब 3 गुना वैल्यू हो गई, बट हम चाहते हैं कि वैल्यू ना चेंज हो, तो हमें इसको 1/3 करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, यस सर। sir. तो जब आप इससे यहां से सीखने वाली बात क्या है कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन याद रखो कि उससे उसकी वैल्यू सो मेनी टाइम्स हो जाएगी। तो वैल्यू को ना चेंज होने के लिए आपको जिस नंबर से आप रो को मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर से डिवाइड कर देना बाहर। ऐसा करने से वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होगी। अब अभी बात, अब यहां से ये कैसे बना बताओ, अब तो समझ गए होंगे आप। कॉलम को कर दिया Column में 2 से multiply हाँ, करो. तो कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड बाय 2C2। तो कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो और यहाँ 2 से डिवाइड कर देना, 1/2 कर देना। तो 1/2 इंटू 1/3 हो गया 1/6, और ये आ गया क्लियर कि नहीं। Yes, sir. लास्ट इसमें बताओ, सर इसमें पहले तो रो इंटरचेंज करी, उसका माइनस आ गया और फिर उससे 3 कॉमन ले लिया सर नीचे वाली रो से। वेरी करेक्ट। तो ये दोनों रो को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने की वजह से वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो वैल्यू को कॉम्पनसेट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद में एक 3 जो था उसको इंसर्ट कर दिया। कहां पर, मतलब 3 इंसर्ट कर, 1/3 इंसर्ट कर दो, या यहां से 3 कॉमन ले लो सेकंड से। तो पहले ये कर दिया कि 1/6 टाइम्स C2A एंड 3D 6B, फिर यहां से 3 बाहर निकाल दिया, तो 3/6 हाफ हो गया, इंटरचेंज करने से वैल्यू नेगेटिव हो गई, एटसेट्रा। क्लियर है, समझ में आ गया सारा। तो जो आप कर रहे हैं ना वो यूज होगा, कैसे यूज होगा ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इस तरह का हरकतें कर रहे होंगे डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग में, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं जी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी होती है 7। यस सर 7 होगी। हाँ जी, 8th प्रॉपर्टी पर आइए। 8th प्रॉपर्टी है समेशन की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ही है जिसके बाद में हम फाइनल प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। इफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज, अच्छा ये 8th प्रॉपर्टी तो बेसिकली जो पिछली वाली प्रॉपर्टी थी ना 7, जिसमें आप रो इंटरचेंज की बात कर रहे थे, 6 प्रॉपर्टी, तो 6 प्रॉपर्टी का ही एक जनरलाइजेशन है। तो लिख दो, इफ एनी रो ऑब्लिक कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज पास्ड ओवर, इसको रोलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, पास्ड ओवर n number of rows oblique column, the resulting determinant will be -1 to the power n times the original determinant। क्या बोला मैंने, समझो। मैंने ये बोला कि अगर एक डिटर्मिनेंट है, फटाफट ये साथ के साथ में डायग्राम बनाते जाओ, ये प्रॉपर्टीज जो है आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए लिखे रहोगे तभी। आपको बार बार इसको 1-2 दिन तक तो रिवाइज भी करना पड़ेगा क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि याद ही नहीं आती प्रॉपर्टी। मान लो ये है ABC, ये है DEF, ये है XYZ, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डेल्टा।
अब हमने बोला कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट, इसको यहां से उठा करके मैं ड्रैग करता हूं और यहां लाना चाहता हूं। ऐसे इसको बोलते हैं क्या कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को दो पैरेलल रो के ऊपर से, इन दोनों रो के ऊपर से पास कराते हुए, सेकेंड रो और थर्ड रो के ऊपर से ऐसे कैरी कराते हुए, फ्लाई करते हुए, फर्स्ट रो फ्लाइज ओवर, पासेज ओवर, रोल्स ओवर द टू रोज। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दो रो के ऊपर रोल किया है तो वैल्यू हो जाएगी, मान लो ये न्यू डिटर्मिनेंट आया डेल्टा डैश, तो व्हाट इज द करेक्शन, डेल्टा डैश इज इक्वल टू -1 to the power 2 times डेल्टा। क्या लिखा मैंने, इफ R1 passes over two parallel rows, then डेल्टा becomes डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश और डेल्टा में रिलेशन बताया, -1 to the power 2। रीजन बड़ा सिंपल है कि अगर इसको सिर्फ यहां बीच में इंसर्ट करते, यहां पर मतलब एक रो के ऊपर रोल करते, तो एक रो के ऊपर में रोल करने को बोलते हैं इंटरचेंज। नहीं मानते इस बात को, ABCDEF XYZ, और हम ऐसा कर दिया DEFABCXYZ, इसी को तो रो इंटरचेंज बोलते हैं, R1 और R2 आर इंटरचेंज। जब आप कोई दो एडजेसेंट रो को इंटरचेंज करते हैं तो वो एक रो के ऊपर से गुजरती है रो, इसको बोलते हैं द रो पासेस ओवर वन रो, या बीच में आ जाएगी। प्रॉपर्टी 6 में एडजेसेंट वाली कंडीशन भी थी। हाँ नहीं, प्रॉपर्टी 6 में एडजेसेंट वाली कंडीशन नहीं थी। प्रॉपर्टी 6 बोलती थी कि कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दो, लेकिन एडजेसेंट रो को इंटरचेंज करना भी तो उसी का पार्ट हुआ। तो अगर आपने एडजेसेंट रो को इंटरचेंज किया तो एक रो जो अपर रो है या लोअर रो है, कोई एक रो दूसरे रो के ऊपर से रोल करके उसके आगे निकल जाती है, तो एक रो को क्रॉस करती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, -1 टाइम्स डेल्टा। अब यही प्रॉपर्टी दो बार लगा रहे हो आप। पहले आपने क्या किया, ये जो आपने दो रो के ऊपर से पास करने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं R1 और R2 इंटरचेंज कर दिया, एंड देन R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। तो ईच रो इंटरचेंज विल गेट यू 1 - तो दो रो के ऊपर से पास कराने के लिए आपको दो कंसेक्यूटिव रो इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसलिए दो बार माइनस आएगा। ऐसे ही तीन रो के ऊपर से पास कराना है तो तीन बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो तीन बार माइनस आएगा। तो जितनी नंबर ऑफ रोज के ऊपर से किसी रो को आप क्रॉस कराओगे तो क्रॉसिंग ओवर में वो उतनी बार -1 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, लिख लो कि if R1 rolls over n number of parallel rows, then delta dash will be -1 to the power n times delta। जैसे दो रो के लिए ये करके दिखाया हुआ है कि फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया, R1 इंटरचेंज विद R2, तो ये ऐसा बन गया। फिर से R2 इंटरचेंज विद R3 कर दिया तो ऐसा बन गया। अगर फर्स्ट और थर्ड को देखो तो तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि दो रोज के ऊपर से पहली रो गुजर गई, ये रो यहां आ गई, मतलब इसने दो रोज को क्रॉस किया, इन दोनों रोज को क्रॉस करके यहां पर प्लेस हो गई, तो इसको बोलते हैं रोलिंग ओवर 2 रोज। ऐसे रोलिंग ओवर 3 रोज, रोलिंग ओवर 4 रोज, कुछ भी कर सकते हो आप, डिपेंड करता है हायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो ये है 8th प्रॉपर्टी। Similarly, you roll any row over n rows, then value become -1 to the power n times। ठीक है जी। तो ये 8 प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद 9th प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि दो डिटर्मिनेंट को ऐड करना या किसी एक डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना। और फिर हम लास्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं जिससे हम एक्सपेंशंस करते हैं। तो लिखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन के बारे में बताओ।
how do you show that these two determinants are same? Without expansion, can you show that the left hand determinant is same as right hand determinant? यस सर पहले R1 R2 को इंटरचेंज करा, फिर R1 R3 को, और फिर सर वही कॉलम के साथ भी सेम करा। हाँ, तो बोलते जाओ जो जो प्रॉपर्टी आप बोलोगे। क्या R1 इज R1 R2 को सर सबसे पहले इंटरचेंज कर दे या पास कर दे सीधे? सर सीधा पास ही कर दो सर, 2 रोज छोड़कर। हाँ, तो R1 क्रॉसेस ओवर R2 एंड R3, 2 रोज, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो आपको ऐसा मिल गया X Y Z L M N A B C। तो ये अगर डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है, यहाँ से ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हमें राइट हैंड साइड जाना है, क्या करें आप फिर से? तो फिर फर्स्ट कॉलम को सर पास कर दिया सर, 2 कॉलम छोड़कर। हाँ, तो ये वाले को क्रॉस करके यहाँ डाल दिया, तो आप लिख देंगे C1 रोल्स ओवर C2 एंड C3। तो 2 रो के ऊपर से पास किया तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो यहाँ आ गया Y M B Z N C X L A, सिंपल। तो -1 की पावर 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो वैल्यू चेंज नहीं हुई। वेल डन जी, ये भी समझ गए आप। अब लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9, summation of determinant. So if, लिख दो, if all the element of any row, if all the element of any row are summation of 2 terms, अगर किसी डिटर्मिनेंट डेल्टा के किसी एक रो के सारे एलिमेंट, जैसे मान लो है यहाँ पर A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, ऐसा है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में 2-2 टर्म है, 2-2 नंबर का सम है, और यहाँ पर है A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे इट इज A11 प्लस B11 टाइम्स C11 प्लस A12 प्लस B12 टाइम्स C12 प्लस A13 प्लस B13 टाइम्स C13। इसको अगर आप ओपन करोगे तो देखो आएगा A11 C11 फर्स्ट एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। एक तो ये आ गया, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस करके, प्लस फिर क्या आया बोलो, B11 इंटू C11 प्लस B12 इंटू C12 प्लस B13 इंटू C13। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप इसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देख सकते हो? एलिमेंट फर्स्ट रो का, कोफैक्टर फर्स्ट रो का, तो इसको एज ए डिटर्मिनेंट लिखना हो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे A11, A12, A13 और C11, C12, C13 इससे बने हैं ना, ये दोनों रो से कोफैक्टर्स बने हैं। तो बिकॉज कोफैक्टर वही है, इसके जो कोफैक्टर वही यहाँ भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा A21, A22, A23, A31, A32, A33। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और व्हाट डू यू, हाउ डू यू राइट दिस? कैन यू राइट दिस एज दिस आल्सो एज अ डिटर्मिनेंट? बिकॉज कोफैक्टर सेम है, जो इधर है वही इधर है, मतलब सेकेंड और थर्ड रो तो सेम रहेंगे। यस सर। A21, A22, A23 तो सेम रहेगा, बट फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में ए की जगह बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, B11, B12, B13। तो यहां से आया एक रूल, क्या कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो के हर एक एलिमेंट में 2-2 नंबर का सम है, तो 2-2 टर्म है,
तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। समेशन ऑफ दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट बनाते समय फर्स्ट नंबर को ले लो, दोनों में से कोई एक नंबर चूज कर लो हर एक से, और सेकेंड और थर्ड रो को एज इट इज डाल दो। और दूसरा डिटर्मिनेंट बनाते समय जो रिमेनिंग वाली 2-3 नंबर्स हैं, हर एक का रिमेनिंग टर्म है, उसको लेकर के और फिर एक और डिटर्मिनेंट बना दो। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग इनटू सम। किसी डिटर्मिनेंट को समेशन ऑफ 2 या समेशन ऑफ 3 में ब्रेक करना। यहाँ पर अगर 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, तो 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ n टर्म है, यहाँ n टर्म है, यहाँ n टर्म है, तो n डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और जब ब्रेक कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी तो समझ में आना चाहिए ना, कि ऐसे दो डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनो कन्वर्स इस प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास में कई सारे ऐसे डिटर्मिनेंट हैं जिनकी सिर्फ एक रो वेरी कर रही है, if there are many determinants having only single variable row, फर्स्ट रो वेरी कर रही है, सेकेंड एंड थर्ड में रिमेनिंग रोज क्या है, एज इट इज है। इसमें भी सेकेंड रो, इसमें भी सेकेंड रो, सबका सेकेंड रो सेम है, सबका थर्ड रो सेम है, सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। कैसे? जो कांस्टेंट रोज है उनको एज इट इज रिटेन कर लो, और जो वेरिएबल रो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फिर से बताना, हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से बता दो शॉर्ट में। शॉर्ट में? अभी लॉन्ग में बताया था क्या? मैंने समझ बोला, में आया थोड़ा बहुत। मैंने बोला कि पहले ये फॉरवर्ड वाली समझ में आ गई कि नहीं? बोलो ये ब्रेक करना तो समझ में आ गया ना? यस सर। ब्रेक करना समझ में आ गया। तो इसी को इधर से डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। अब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा। उल्टा देखो कि दो ऐसे डिटर्मिनेंट जिनमें एक रो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो वेरिएबल रो है। ये वेरिएबल रो का मतलब है ये ऐसी रो है जिसके एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ A11 है, यहाँ B11 है, यहाँ A12 है, यहाँ B12, यहाँ A13, यहाँ B13। और जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं ये रो क्या है? कांस्टेंट रो। कांस्टेंट रो है। तो अगर दो या दो से ज्यादा, इफ देयर आर 2 or more than 2 such determinant are added which have one row variable and remaining all rows are constant, then you can add those two determinants to form a single determinant. How? By keeping the constant rows as they are, as it is, and adding the corresponding element of the variable row. तो डिटर्मिनेंट को ऐड करने का रूल बताया जा रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट को हम कब ऐड कर सकते हैं। वैसे तो डिटर्मिनेंट्स नंबर्स हैं, उनको एक्सपैंड करके उनकी वैल्यू निकाल करके तो आप कभी भी ऐड कर सकते हो, चाहे उनका ऑर्डर सेम हो ना हो, कैसे भी हो, उनके एलिमेंट कुछ भी हो। तो डिटर्मिनेंट नंबर्स हैं और उनको ऐड करने के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सपेंशन करके उसकी वैल्यू निकाल के आप हमेशा ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर दो डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपैंड किए हुए, बिना इवेल्युएट किए हुए ऐड करना है तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है वो मैंने आपको समझाई कि दे मस्ट हैव ओनली वन वेरिएबल रो एंड रिमेनिंग रोज मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल रो है और रिमेनिंग रोज एज इट इज है तो उनको ऐड करने के लिए कांस्टेंट रोज को एज इट इज रिटेन कर लो और वेरिएबल रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, यू गेट द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट, दैट्स इट। तो ब्रेकिंग इनटू सम एंड समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट दोनों बातें बता दी। ये वाली बात तो समझ में आई गई कि इसको एक, और दूसरा जो इसका 9A प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो यहाँ पर। ये कन्वर्सली ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो, ये लिखो, इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को मेंशन करो। ये एप्लीकेशन ऑफ 9 जो बाद में मैंने बताया। इफ n नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैव ऑल बट वन रो oblique column identical, then they can be added
they can be added up to form a single determinant, keeping identical rows oblique column as they are as such, and adding the corresponding element of variable row oblique column. जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एक डिटर्मिनेंट है 1 2 AB प्लस 2 3 AB प्लस 3 4 AB, तो इनका सम क्या आएगा? तो इनका सम आएगा, सेकेंड रो तो फिक्स है तो उसको एज इट इज डाल दो, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 एंड 2 + 3 +, तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 6 9 AB। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6B - 9A। ये है समेशन ऑफ डिटरमिनेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गई, हाँ बोलो। सर नेक्स्ट क्लास है 9:30 पहुंचना है, तो जाने में भी टाइम लगेगा, फिर बस नेक्स्ट क्लास में कर देना। बस खत्म हो गया। अब कुछ मैं आगे नहीं कराने जा रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसा कोई डिटरमिनेंट है ना, और आपसे बोला गया कि इसका समेशन निकालो, Δ1 Δ2 Δ3 Δ10, तो निकाल लेंगे? यस सर। क्या करेंगे? ये वाला रो को तो एज इट इज रख देंगे 6 8, और ये एलिमेंट को ऐड कर देंगे और ये एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो सिग्मा 2k हो जाएगा और सिग्मा 2k + 1 हो जाएगा। k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेके 10 जाएगी। यहाँ भी k की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेके 10 जाएगी। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके एक प्रॉपर्टी यूज करती है टू एक्सपैंड एनी डिटरमिनेंट। अब वो प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूं और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर दे रहा हूं। क्या करना होता है? तो बोलते हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट does not change by adding scalar multiple of elements of any row to corresponding elements of a row। मतलब बोल रहे हैं क्या कि अगर मान लो एक डिटरमिनेंट ऐसा है, ध्यान से सुनो, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और मैंने बोला कि भाई इसमें हमने R1 रो में फर्स्ट रो के एलिमेंट में किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल ऐड कर दिया k × R2। R1 को हमने रिप्लेस कर दिया R1 + k R2। इसका मतलब क्या है कि रो 1 के एलिमेंट में रो 2 के एलिमेंट का स्केलर मल्टीपल ऐड कर दिया। तो क्या होगा? तो होगा ऐसा, पहली रो के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, A1 + k A2 हो जाएगा एंड B1 + k B2 आ जाएगा एंड C1 + k C2 आ जाएगा। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं हुआ, A2 B2 C2 ही रहने दिया। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हुआ, A3 B3 C3 रहने दिया। तो बोल रहे हैं ये जो डिटरमिनेंट आया Δ', इसकी वैल्यू वही है जो डेल्टा की वैल्यू है। Δ' इज सेम एज डेल्टा। क्या आपको दिख रहा है ये? यस सर। दिख रहा है। कैसे? क्योंकि अगर इस Δ' को आप दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करो, जो कि ब्रेक हो रहा है, तो ऐसा बनेगा ना बेटा, A1 B1 C1 A2
B2 C2 A3 B3 C3, ये इट इज नथिंग बट डेल्टा प्लस जो दूसरा वाला बनेगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा वाला क्या बनेगा? KA2 KB2 KC2 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहां से फर्स्ट रो से K कॉमन ले लो। K कॉमन निकालोगे तो आप देखोगे कि दो रो आइडेंटिकल आ गई। फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या हो गई? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो गई तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 0 ही होगी। तो जब आप किसी भी रो के एलिमेंट में किसी दूसरी रो के मल्टीपल ऐड करते हैं तो वो एडिशन करने से जो एक नया डिटर्मिनेंट एक्चुअली उसमें ऐड होता है वो 0 डिटर्मिनेंट होता है, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होती। तो दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी 10 है और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूजिंग 10th प्रॉपर्टी we will try to make as many number of zeros as possible in a row। हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स में जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रॉपर्टी को सुटेबली इस्तेमाल करके। रादर ये बोलो कि यूजिंग प्रॉपर्टी 10 आप किसी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते समय पहले आप उसको क्या करना, उसको ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करना, और जब ट्रायंगुलर बन गया, या तो ट्रायंगुलर बन जाएगा, बन तो सारे डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर बन जाएंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर वो बन गए तो ठीक है, नहीं बना तो उस प्रोसेस में किसी न किसी रो में आपको मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो जाएंगे, फिर एक्सपैंड कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट वाला जो 2 एक्सरसाइज है ना, टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी डिटर्मिनेंट की पहली टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपका जो 5th गेम है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो गेम आपको कितनी मिली है? 3 तक मिली है। ठीक है, तो मैं 4 5 अभी शेयर कर रहा हूँ, तो 4th और 5th कर जाएंगे। तो ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। टेक्सचुअल भी करनी है शायद। हाँ टेक्सचुअल भी शेयर करनी है आपको। हाँ, तो अभी मैं कर देता हूँ, 4th 5th कर देता हूँ, और फिर कल शाम को मिलते हैं प्रॉब्लम करने के लिए। डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम कल शाम में करेंगे, ठीक है जी। सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, क्योंकि आप लोग की क्लास है इसके बाद। तो मिलते हैं कल, ओके, ओके सर। बाय। थैंक यू सर।